नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लेबनानी अल अखबार ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने गजा पट्टी को मानवीय सहायता के बदले गजा में बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई के लिए हमास को एक समझौता प्रस्ताव दिया है। इजराइल के अखबार हारेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनानी अल अखबार की रिपोर्ट में अखबार के संपादक अब्राहम अल निम के हस्ताक्षर हैं। निम हमास के वरिष्ठ अधिकारियों और हिजबुल्लाह नेतृत्व के करीबी हैं। हारेज ने लेबनानी अखबार के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हमास ने कई शर्तें रखी हैं और ये पता लगाने की मांग की कि अपहृत लोगों में से कौन विदेशी नागरिक हैं और उनमें से कितने आईडीएफ में सेवा दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गजा में 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि ये लोग इजराइल के हमलों में टूटे घरों और इमारतों के नीचे दबे हैं। गजा में हमास के अधिकार वाले गृह मंत्रालय के प्रवक्ता एयाद अल बोजोम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गजा में 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 2750 फलस्तीनी मारे गए हैं और 9700 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि वेस्ट बैंक में 58 अन्य लोगों की मौत हुई है और 1250 लोग घायल हुए हैं। फलस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के मुताबिक मरने वालों में 11 फलस्तीनी पत्रकार भी हैं। एक ईरानी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अमेरिका पहले से ही इजराइल और फलस्तीनियों के बीच संघर्ष में शामिल है और उसे इसका हिसाब देना चाहिए। क्षेत्रीय विभाजन की आशंकाओं के बीच अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल और ईरानी समर्थित फिलिस्तीनी हमास के बीच युद्ध के जवाब में मध्य पूर्व में अपनी मारक क्षमता बढ़ा रहा है। ये पूछे जाने पर कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो क्या तेहरान शामिल होगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, ईरान मानता है कि अमेरिका पहले से ही इजराइल और फलस्तीनियों के बीच युद्ध में सैन्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा, अपराध अमेरिका के समर्थन से किए जाते हैं और वॉशिंगटन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्टिव हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन सोमवार को इजराइल, ईरान, मिस्र, सीरिया और फलस्तीन के राष्ट्रपतियों से फोन पर बात कर रहे हैं। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से टेलीफोन पर बात की है। उनकी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, अब्बास और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की भी योजना है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने गाजा पट्टी में चल रहे नरसंहार को खत्म करने के लिए चीन से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ रविवार को एक फोन कॉल में अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि फिलिस्तीन में चल रहे संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की जरूरत है। हालांकि आधिकारिक इरना समाचार एजेंसी ने कहा कि ईरानी विदेश मंत्री ने चीन से इजरायली शासन को गजा में नागरिकों पर हमला करने से रोकने के लिए अपनी राजनयिक क्षमता का उपयोग करने के लिए कहा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और वांग के बीच फोन कॉल ईरान के विदेश मंत्री के इराक, सीरिया, लेबनान और कतर के दौरे से लौटने के ठीक बाद हुई। वहीं फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने लेबनान जाने से पहले रविवार को इजराइल में उन फ्रांसीसी इजरायली नागरिकों से मुलाकात की जिनके रिश्तेदार हमास के हमले के बाद से लापता हैं। कोलोना सोमवार को बेरूत में लेबनानी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। उनका दौरा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रयासों का नतीजा है। ईरान ने फलस्तीनी नागरिकों के समर्थन के साथ साथ इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसने फलस्तीनियों के खिलाफ जारी लड़ाई बंद नहीं की तो वो ये ध्यान रखे कि अन्य दल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बता दें, अगर ईरान इस युद्ध के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। ये संदेश ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर में हमास नेता इस्माइल हनिये से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर इस युद्ध में कोई और दल शामिल होता है तो इसके लिए सिर्फ अमेरिका और इस्राइल ही जिम्मेदार होंगे। अगर इस्राइल आक्रमण नहीं रोकेगा तो अन्य दल भी युद्ध में कूद सकते हैं। सभी दलों के हाथ अभी ट्रिगर पर ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। बाइडेन ने इजराइल को चेतावनी दी कि गाजा पर इजराइल का फिर से कब्जा एक बड़ी गलती होगी। सीबीएस न्यूज़ के 60 मिनट्स में बाइडेन ने जोर दिया कि इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य होगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि इजराइल को इस क्षेत्र को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं करना चाहिए।
इसके बजाय इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है ये एक बड़ी गलती होगी। हमास के चरम तत्व सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका हेट क्राइम से अछूता नहीं रहा है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक 6 वर्षीय लड़के की चाकू मारकर हत्या करने और उसकी 32 वर्षीय मां को गंभीर रूप से घायल करने के लिए 71 वर्षीय व्यक्ति पर हत्या और घृणा अपराध का आरोप लगाया है। आरोपी उनका मकान मालिक है। पुलिस ने कहा कि पीड़ितों पर उनकी आस्था के कारण यह हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध की प्रतिक्रिया का ये नतीजा है। शिकागो में विल काउंटी शेरिफ दफ्तर ने एक बयान में कहा, पुलिस ये तय करने में सक्षम है कि इस क्रूर हमले में दोनों पीड़ितों को मुस्लिम होने और हमास और इजरायलियों से जुड़े मध्य पूर्वी संघर्ष के कारण संदिग्ध द्वारा रविवार को निशाना बनाया गया था। संगठन ने पीड़ितों की पहचान फिलिस्तीनी अमेरिकी बच्चे वाडिया अल फयूम और उसकी मां हनान शाहीन के रूप में की है। बच्चा हाल ही में 6 साल का हुआ था। 26 सप्ताह और 5 दिन की गर्भवती विवाहित महिला को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ, जिसमें जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बीबी नागरत्ना शामिल थीं, उन्होंने सोमवार को कहा कि गर्भपात की 24 सप्ताह की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। खंडपीठ ने कहा कि महिला 26 हफ्ते और 5 दिन की गर्भवती है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भ में पल रहा भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चे को जन्म देने पर मां को भी कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एम्स दिल्ली महिला की डिलीवरी करे और सरकार इसका खर्च वहन करे। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता फैसला करें कि वो उसे पालना चाहते हैं या नहीं पालना चाहते हैं। अगर नहीं पालना चाहते तो अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। इसमें सरकार उनकी मदद करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बचा लेती है तो वो 2024 में केंद्र की सत्ता में आ जाएगी। खड़गे ने सोमवार को 12 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल के भाषणों में लाल डायरी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इसके बहाने अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस लाल डायरी में लिखा है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बचाने में सफल रहती है तो वो 2024 में केंद्र की सत्ता में आ जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को मिजोरम में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम को मणिपुर में जारी हिंसा से ज्यादा इजराइल हमास युद्ध में दिलचस्पी है। राहुल गांधी ने कहा, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने जून में अपने मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा ने मणिपुर के विचार को नष्ट कर दिया है। ये अब एक राज्य नहीं है, ये अब 2 राज्य हैं। राहुल गांधी ने कहा, लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगा। राहुल गांधी ने कहा, यह शर्म की बात है कि मई में पहली बार 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़काने के बाद से पीएम मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर में हिंसा सिर्फ समस्या का एक लक्षण है। आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है और देश के लोगों पर उत्पीड़न किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो आइडिया ऑफ इंडिया पर भी हमला है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था, इस देश के हर एक धर्म, संस्कृति और भाषा और परंपरा की रक्षा के बारे में थी। बता दें, राहुल गांधी ने सोमवार को आइजोल में चांदमारी जंक्शन से राजभवन तक लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा की। मालूम हो कि 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए चुनाव 7 नवंबर को होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पवन खेड़ा की इस याचिका में उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई है। ये केस उसके बाद हुआ जब उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के नाम में गौतम अडानी का गौतम लगा दिया था और कहा था कि अगर नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास क्षमा करें दामोदर दास मोदी को क्या दिक्कत है। उन्होंने ये इस साल फरवरी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी हिंडनबर्ग विवाद की संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हुए किया था। बाद में वो एक
सहकर्मी के साथ मध्य नाम की पुष्टि करते दिखे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खेड़ा ने जानबूझकर नाम उछाला, जिसके बाद 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए विमान में चढ़ने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से उठाया गया था, जहां वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए जा रहे थे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में एक बड़े घटनाक्रम में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और धारा 70 लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि परोक्ष दायित्व के संबंध में अतिरिक्त जांच की जा सके। जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, अपने बयान में सावधान रहें, क्या ईडी मामले में ये एक अलग या एक ही अपराध होगा, इसका जवाब कल दें। भ्रष्टाचार के मामले में ये निश्चित रूप से एक अलग आरोप होगा। उन्होंने पूछा, क्या ये सीबीआई मामले में एक अलग आरोप होगा। इसके बाद एएसजी ने जवाब दिया कि आरोप अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराध एक ही होगा। पीठ ने एएसजी से इस पर जांच करने और कल स्पष्टीकरण देने को कहा। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एएसजी का बयान मीडिया के लिए था। सिंघवी ने कहा, 1 साल की कैद के बाद जब जमानत पर बहस हो रही है, 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 500 गवाहों और 50,000 दस्तावेजों के साथ वो अब किसी और को आरोपी बनाने का इरादा रख रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत की सेना पूरे देश की सेना है और हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। 9.5 साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार कराने का बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का ये प्रयास बेहद खतरनाक कदम होगा। भारतीय सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मेरा अनुरोध है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दें। कांग्रेस ने ये भी कहा कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण करने से भी बाज नहीं आई, अब देश की सेना से अपनी योजना का प्रचार कराएगी। ये शर्मनाक है। 9.5 साल की सरकार में पीएम मोदी ने देश को महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अपनी छवि चमकाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लिए। निशिकांत दुबे ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने महुआ मोइत्रा के सवाल के लिए कथित तौर पर पैसे लेने और जांच कराने के लिए उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की। महुआ मोइत्रा ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जांच के लिए सीबीआई का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे पर आने से पहले सीबीआई अडानी के खिलाफ जो मामले लंबित हैं उसकी जांच कर ले। बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार अडानी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा था, फिर संजय सिंह और अब महुआ मोइत्रा को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाने के बाद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि अगर अडानी समूह मुझे चुप कराने या नीचे गिराने के लिए संदिग्ध संघियों द्वारा बनाए गए और फर्जी डिग्री वालों द्वारा प्रसारित संदिग्ध डोजियर पर भरोसा कर रहा है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगी वो अपना समय बर्बाद ना करें, अपने वकीलों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।